हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है वो पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम अध्याय 10 पढ़ रहे थे। अध्याय 10 के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, जो कि एक बड़ा पार्ट है, बड़ा अध्याय है, इसलिए पार्ट 1 कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत आज पढ़ेंगे जयपुर, यानी कि जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल। और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। जयपुर में सबसे पहले देखते हैं हवा महल। हवा महल बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है और बहुत अनूठा महल है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था और ये 5 मंजिला महल है। इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता है। हवा महल को किसके द्वारा तैयार, इसके डिजाइनकार कौन है, वास्तुकार कौन है? तो लालचंद उस्ता। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रताप सिंह के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1799 ईस्वी में बनाया गया था। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी तथा 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे आकार के, यहाँ पे झरोके 1.5 फुट चौड़ी है इसकी दीवारें और 953 यहाँ है ना छोटे छोटे आकार के झरोके हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहार तथा जुलूस को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सके। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोकों के कारण वातानुकूल रहता है। जयपुर के अंतर्गत है अगला आमेर महल। जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कछुओं की पुरानी राजधानी है आमेर। अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनाया था। तो आमेर का महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1592 में राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया तथा इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम जगह जगह लगे बड़े दर्पण इसकी भव्यता को 4 चांद लगाते हैं। अगला है जंतर मंतर। ये भी जयपुर में ही है। जंतर मंतर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है। तो किसके द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर की यह वेधशाला है, इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है इसको। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। जयगढ़ फोर्ट की बात करें तो 1726 में, कब? 1726 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1726 में निर्माण किया गया था जयगढ़ फोर्ट का। किसके द्वारा? जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ये किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण। विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जय बाण है। और जय बाण राजस्थान में, यानी कि जय बाण है और राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था, जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फीट 3 इंच है। जय बाण तोप की लंबाई की बात करें तो 31 फीट और 3 इंच है तथा वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता है। अगला है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले की बात करें तो अंधेरी रात में तारों की छांव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम अभूतपूर्व अद्भुत और मदमस्त नज़ारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा।
शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। सन 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे स्थान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई। अगला है अल्बर्ट हॉल यानी कि सेंट्रल म्यूजियम, ये भी जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम सन 1876 में, कब तो सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। सर स्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था तथा इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया था। राम निवास भाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। कहाँ पे? अल्बर्ट हॉल के अंतर्गत जयपुर के कला विद्यालय, कोटा बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। गलता जी कहाँ के हैं? तो गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। ये गालो ऋषियों की, गलता जी की बात करें तो गलता जी है ना, गालो ऋषि की तपोस्थली है। गलता जी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर, मंडप और पवित्र कुंड है। गलता जी के आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल मंदिर जी के परिसर में आते हैं। गलता जी से पहले कहाँ आते हैं? तो राम गोपाल जी मंदिर के परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। हरियाली का खूबसूरत नज़ारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। गलता जी में एक सूर्य मंदिर है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित है। मंदिर शहरों के लोगों के लिए पूजनीय है। ईसलाट यानी कि सरगासूली शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसलाट को स्वर्ग बेदी मीनार या सरगासूली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1739 यानी कि 1749 में बनाया था। किसको? तो ईसलाट सरगासूली को किसने बनाया था? ईश्वरी सिंह ने बनाया था। इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनाया गया था। त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार में अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर से जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। अगला है गोविंद देव जी का मंदिर। कहाँ पे है? जयपुर में। श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे। कहाँ से लाए थे? वृंदावन से लाए थे। कौन लेके आते? सवाई जय सिंह, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। तो जयपुर के अंतर्गत हमने हवा महल को, आमेर महल है, जंतर मंतर है, जयगढ़ पोर्ट है, नाहरगढ़ का किला है, अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम है, गलता जी है, ईसलाट सरगासूली और गोविंद देव जी के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आगे है जैसलमेर के पर्यटन स्थल। जैसलमेर को किले और हवेलियों का शहर कहा जाता है। किले और हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर का किला सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसलमेर के अंतर्गत ये किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? तो त्रिकुटा पहाड़ी पर खड़ा ये किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो ये पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला, गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। तो सोनार किला जैसलमेर के किले को ही कहा जाता है, गोल्डन फोर्ट भी इसे ही कहा जाता है। अगला है जैसलमेर के अंतर्गत डेजर्ट नेशनल पार्क।
डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है। ये पार्क जानवरों की विभिन्न प्रजातियों जैसे काले हिरण, चिंकारा और रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है पटवों की हवेली, जैसलमेर में है। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं। पटो की हवेली के अंतर्गत कितनी हवेलियां? तो 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने, किसने? तो गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। तो पटो की हवेली कब बनाई थी? 1805 में। किसने बनाई थी? गुमान चंद पटवा ने बनाई थी, और इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी उस भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। अगला है तन्नोट माता का मंदिर, जो कि कहाँ है? जैसलमेर में। तन्नोट माता मंदिर भाटी राजपूत नरेश तणुराव, यानी कि तन्नू जी भी इसको कहते हैं, भाटी राजपूत नरेश तन्नूराव, जिन्हें विक्रम संवत 828 में, कब? विक्रम संवत 828 में तन्नोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की। यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग तथा विशेषकर बीएसएफ के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता को देवी हिंगलाज का, किसका? तो देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। तो देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म किसे माना जाता है? तन्नोट माता को। अगला है रामदेवरा मंदिर, जो कि जैसलमेर का बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। रामदेवरा मंदिर रूणीचा बाबा रामदेव और राम साफीर का पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर, इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता है। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी की बात करें तो इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। इसमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर पार्क पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। कहाँ से? तो पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर एक रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में ये मंदिर प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव जी को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव जी के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ भाद्रपद में रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित होता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। अगला है बड़ा बाग। बड़ा बाग भी जैसलमेर में है। ये विशाल उद्यान है बड़ा बाग, जो भाटी राजाओं की स्मृति को समेटे हुए हैं। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बर बाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि जहां से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय 1688 से 1743, जय सिंह द्वितीय का टाइम कितना है? तो 1688 से 1743 में यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफ़ी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियाँ यहाँ बनाई गई थी। अगला है जालोर ग्रेनाइट की नगरी। जालोर को ग्रेनाइट की नगरी के नाम से जाना जाता है। जालोर के पर्यटन स्थल देखते हैं अब। जालोर का किला, यहाँ के किले और महलों में ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक काहनड़ देव सोनगरा थे। तो जालोर के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? काहनड़ देव सोनगरा हुए, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए। खिलजी ने कानड़ देव से बदला लेने के लिए कहीं दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वह कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव की वीरता का कायल हो गया। शहर का मुख्य आकर्षण जालोर का किला है। यह वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है और माना जाता है कि 8वीं और 10वीं
शताब्दियों के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषता इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ है। अगला है सुंदा माता का मंदिर, जो कि कहाँ है? जालोर में। सुंदा माता मंदिर अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। ये मंदिर समुद्र तट से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया और पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर के बने खंबे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी हैं। अगला है मलिक शाह की मस्जिद, जो कि कहाँ है? जालोर में स्थित है मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में ये मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात के बने भवनों से काफ़ी प्रभावित है। आगे है झालावाड़ के प्रमुख पर्यटन स्थल। गागरोन का किला यहाँ के शासक अचलदास खिची। झालावाड़ में प्रसिद्ध है गागरोन का किला, और गागरोन का किला यहाँ के शासक अचलदास खिची जब मालवा के शासक ओशंग शाह से हार गए थे। कौन? अचलदास खिची जब मालवा के शासक ओशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जोहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन का किला राजस्थान की शान है। आहू, काली सिंध नामक नदियों से घिरे हुए इस किले की भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। तो गागरोन का किला कौन सी नदियों के बीच में है? आहू और काली सिंध। किले के बाहर सूफी संत मिट्टे शाह के मकबरे का मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बीजल देव ने, किसने कराया था? गागरोन किले का निर्माण तो बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों के संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटन आते हैं। यहाँ 3 नदियों का संगम है, आहू, काली सिंध। यानी कि गागरोन का किला है ना, तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। आहू और काली सिंध नामक नदियों से, तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ किला है। कौन सा? गागरोन का किला। आगे है भवानी नाट्यशाला, झालावाड़ में है। इसका निर्माण 1921 में हुआ था। ये नाट्यशाला कहीं यादगार नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मूक गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। ये नाट्यशाला नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग बनाया गया, जो कि इसकी अनूठी विशेषता है। सूर्य मंदिर झालावाड़ का जुड़वा शहर है। झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती हैं। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा, कितना? तो 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। तो जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर है ना, ये उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। अगला है झालावाड़ के अंतर्गत बौद्ध गुफाएं और स्तूप। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हतिया गोर गांवों के पास की गुफाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। अगला है सेकावाटी यानी कि सीकर झुंझुनू चूरू के क्षेत्र को सेकावाटी क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ के पर्यटन स्थल देखते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? चूरू में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य
ताल छापर में उछलते कूदते हटखेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण की यह सेंचुरी छापर गांव में है, जो कि जयपुर से 200 किलोमीटर की दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरण का यह अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों तथा लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ पर चील, आइबिज, दक्षिणी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि को भी देखने को मिलते हैं। अगला है मंडावा। शेखावाटी में झुंझुनू के अंतर्गत है मंडावा। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था मंडावा। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया था। मंडावा में एक किला बनवाया था तथा किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए, जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की नींव रखी और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भीतरी चित्र, कांच का काम तथा आकर्षक मेहराबदार द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। अगला है खेतड़ी के महल, जो झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी के महल, झुंझुनू का खेतड़ी का महल कला और वास्तु संरचना में सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। इनकी खेतड़ी के महल को झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। 1770 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। अगला है श्रद्धानाथ जी का आश्रम, जो कि लक्ष्मणगढ़ में है। अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ गांव पे है, सीकर में। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधनामय जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। श्रद्धानाथ जी के आश्रम की बात करें तो ये किसका, नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। अगला है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। अगला है नवलगढ़ झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कहीं फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें कुछ भारतीय तथा कुछ विदेशी फिल्में भी हैं। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था, तथा इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान तथा पवारों से सुशोभित है। लक्ष्मणगढ़ किला, लक्ष्मणगढ़ नगर में ये किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया था। उन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना गया था। आज फतेहपुर शेखावाटी का लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिनमें से द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली, नादिल प्रिंस कल्चर सेंटर और फतेह चंद की हवेली उल्लेखनीय है। तो ये थे शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें ताल छापर अभ्यारण्य, मंडावा, खेतड़ी महल, श्रद्धानाथ जी का आश्रम और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का किला और फतेहपुर इत्यादि शेखावाटी के प्रमुख देखनीय स्थल हैं, यानी कि दर्शनीय स्थल है।
आगे देखते हैं जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल। जोधपुर के अंतर्गत सबसे पहले है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ के किले की बात करें तो आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रखरखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ का किला है। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। यह इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं के द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरों को, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल और शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। आगे है जसवंतड़ा। जसवंतड़ा कहाँ है तो जोधपुर में है। जसवंतड़ा 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। तो जसवंतड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो जसवंत सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है तो जसवंतड़ा को कहा जाता है। आगे है मंडोर। मंडोर की बात करें तो इस स्थान का प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल यही मंडोर में ही था। रावण का ससुराल यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। ये मारवाड़ की प्राचीन राजधानी है और ये कहाँ पे है तो जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक एवं छतरियाँ हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा ये हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। आगे है कायलाना झील। कायलाना झील की बात करें तो ये जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है। तो कायलाना झील कहाँ पे है जोधपुर में है और जैसलमेर रोड पर स्थित है। कृत्रिम झील है, कायलाना झील एक और पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है। के माध्यम से झील के विहार हेतु नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। माचिया सफारी उद्यान। माचिया सफारी उद्यान की बात करें तो जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। ये एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। आगे बालसमंद झील। बालसमंद झील जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है। तो बालसमंद झील कहाँ पे है जोधपुर में। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बालसमंद का निर्माण कब किया गया था तो 1159 ईस्वी पर किया गया था। बाद में बालसमंद झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों की एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। आगे है करौली जिला। करौली में सबसे पहले देखते हैं केला देवी का मंदिर। केला देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है करौली का। करौली के बाहरी इलाके में लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर केला देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि त्रिकूट पर्वत की घाटी में काली सिंध नदी के किनारे। केला देवी मंदिर की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे कालीसील नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है तथा इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। ऐसी मान्यता है कि केला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है जिसे यहाँ लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। अगला मंदिर है प्रमुख श्री महावीर जी। ये भी करौली में स्थित है। 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तु शिल्प की संरचना
है श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मार्च अप्रैल में के महीने में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। तो एक जैन मंदिर है करौली के अंतर्गत श्री महावीर जी का मंदिर। आगे है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर करौली में। करौली के एक गांव में मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक होकर भी जाते हैं। आगे है कोटा जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहले देखते हैं कोटा बैराज। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। बैराज के पास भगवान शिव का कंसवा का मंदिर एक दर्शनीय स्थल है। तो कंसवा का मंदिर कहाँ पे? कोटा में, जहाँ एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर राउतभाटा मार्ग पर सेलजड़ तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलजड़ तक एक बाघ अभ्यारण्य का दृश्य अवलोकन किया जा सकता है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंतर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार तथा काफी संख्या में देसी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। तो मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य कोटा में है, स्थित है। अगला है जगमंदिर महल। जगमंदिर महल कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कुंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 के मध्य करवाया था। तो जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन साल सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की कौन थी? राजकुमारी ब्रज कुंवर जी ने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है। यहाँ पर पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्की तथा बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर रिजोर्विंग, बॉल बनाना बोट आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर साइकिल, लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। अबेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। यहाँ महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा, कौन सी राजकुमारी? धीरदेव राजकुमारी द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीव व पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाया जाता था तथा अबेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। अगला है नागौर के प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहले देखते हैं लाडनू। नागौर से डीडवाना कुचामन अलग ज़िला बन गया, तो अब लाडनू कहाँ पे आता है? डीडवाना कुचामन में। लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतर किस्म की मानी जाती है तथा इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता की शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे। बड़े पीर साहब की दरगाह। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्कों,
जो कि सन 1805 के हैं, देख सकते हैं। तथा इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अगला है जोरड़ा नागौर। ये जोरड़ा नागौर में है। नागौर तहसील में स्थित जोरड़ा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्म स्थली होने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर जोरड़ा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गांव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही इन संत के जीवन से संबंधित बहुत सी सारी स्मरणीय तथा दर्शनीय योग्य वस्तुएं रखी हुई हैं। तो जोरड़ा कौन से संत की भूमि है? बाबा हरिराम की जन्म भूमि है, जन्मस्थली है। आगे है पाली जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। पाली जिले में सबसे पहले रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पे है? तो पाली में। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा ये भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। हीरे जैसे चमकते और तरासे गए ये मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय हैं। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर के जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। तो रणकपुर के जैन मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? आदिनाथ को। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर। जवाई बांध कहाँ पे? तो पाली में स्थित है। लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी की एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सदियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग है। आगे हैं बीकानेर के प्रमुख पर्यटन स्थल। बीकानेर में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं देशनोक करणी माता। देशनोक करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला ये मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। ये पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करणी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफ़ेद संगमरमर से बने एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? तो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी पारसी के फरमान निशान व हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल है। इस अभिलेखागार में संरक्षित व सुरक्षित रखे हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का ये अभिलेखागार अत्यंत असाधारण तथा महत्वपूर्ण है। अगला है जूनागढ़ का किला, जो कि कहाँ है? बीकानेर में। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। तो जूनागढ़ का किला किसने बनाया? राय सिंह के द्वारा। कब बनाया? 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल प्रांगण, बालकनियाँ और छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियाँ अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। अगला है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प, रूपरेखा,
वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्वीटन जेकब द्वारा की गई थी। स्वीटन जेकब द्वारा यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपूताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री सादुल म्यूजियम है। अगली है कोलायत। कोलायत झील कहाँ पे है? तो बीकानेर में। हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जहाँ हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर के दर्शन को आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि जो उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा के बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। अगला है कत्र्यासर। कहाँ पे? बीकानेर में। कत्र्यासर जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कत्र्यासर में बालू रेत के टीले के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखर पड़ा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं तथा रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कत्र्यासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गाँव है। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र एशिया की अपनी तरह का एकमात्र केंद्र, जहां ऊँटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर की दूर ये केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला है कुंभलगढ़ का किला राजसमंद। राजसमंद के प्रमुख पर्यटन स्थल सबसे पहले उसमें है कुंभलगढ़ का किला। मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया ये किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया था तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को उनके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावना इस किले से जुड़ी है। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत तथा इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं और लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। तो कुंभलगढ़ का नवीनीकरण किसके द्वारा किया गया था? फतेह सिंह के द्वारा। और राणा कुंभा के द्वारा लगभग 15वीं शताब्दी में बनाया गया था ये। अगला है राजसमंद का प्रमुख पर्यटन स्थल राजसमंद झील। राजसमंद झील की बात करें तो विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपेरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है तथा इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट तथा जलग्रहण क्षेत्र तालाब लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले सूखे के समय में सूख जाया करती थी। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह एक विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारों भरे कीचड़ के समान बन गई थी। अगला है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पे? तो राजसमंद में। यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है तथा उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग के जैसी पीली है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा।
हल्दीघाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दीघाटी के पास बलीचा में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। तो चेतक की समाधि कहाँ पे बनी हुई है? हल्दीघाटी के पास ही बलीचा नामक गांव में। आगे है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का सबसे पर्यटन स्थल है रणथंभौर का किला। ये किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजय बनाती। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा करवाया गया था। कान्वा युद्ध में घायल राणा सांगा को जब इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी। तब ये किला राजघराने की महिलाओं के जोहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। किले की विशेषता यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई पड़ती है। आगे है सिरोही जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहले है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए एक तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है? सिरोही में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को कब बनाया गया था? तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरों को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिरों के आसपास की हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। आगे है नक्की झील। कहाँ पे? सिरोही में। माउंट आबू के मध्य स्थित नक्की झील भारत की पहलवी मानवकृत निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फुट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं की जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसलिए इसका नाम नक यानी नाखून झील पड़ा। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नक्की झील। इसी नक्की झील के पास सन 1948 में महात्मा गांधी की हस्तियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया था। यहाँ गांधी घाट का निर्माण किया गया है क्योंकि 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की अस्थियों को यहाँ पर कुछ अंश प्रवाहित किया गया था। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियाँ और चारों तरफ की प्राकृतिक छटा रोमानी कल्पित तथा अद्भुत हंस स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं तथा इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। आगे है टोंक के प्रमुख पर्यटन स्थल। टोंक के प्रमुख पर्यटन स्थलों में देखते हैं बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध की बात करें तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया है। ये राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था तथा तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। सुनहरी कोटी की बात करें तो ये भी टोंक में ही स्थित है। सुनहरी कोटी टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोटी या गोल्डन मैंसन है, जो नजरबाग
रोड पर बड़ा कुआं के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोटि का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोटि को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। डिगी कल्याण जी मंदिर, ये भी कहाँ है? टोंक में। 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिगी कल्याण जी मंदिर है। ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल के शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। डिगी कल्याण जी के मंदिर की बात करें तो टोंक से लगभग कितने किलोमीटर दूर पर है? 60 किलोमीटर। कितना पुराना है? तो 5600 वर्षों पुराना है और इस मंदिर पर 16 स्तंभों पर यह मंदिर आधारित है। आगे है श्री गंगानगर के प्रमुख पर्यटन स्थल। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा कहाँ है? तो श्री गंगानगर में। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मसा रंग का सिर काट कर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बूढ़ा जोहड़ा कहते हैं। हिंदूमल कोट सीमा, ये भी गंगानगर में है। गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित ये पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 5:30 के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। आगे है उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर में है पिछोला झील, प्रमुख झील है ये। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोला गांव के कारण झील को पिछोला नाम दिया गया। जगनिवास और जगमंदिर द्वीप इस झील में स्थित है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर में स्थित है। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे पर स्थित ये रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनौट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। तो सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, पमारे और कमल के कुंड जैसे कई आकर्षण हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला और लोकगीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यहाँ यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। नागदा भी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। नागदा 6वीं शताब्दी के हंस को समाहित किए गए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार शस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो नागदा में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? शस्त्रबाहु, जिसे आम लोगों में सास बहू के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। 9वीं-10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर की वास्तु शिल्प अतुलनीय है तथा इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल पार्ट 2 पढ़ा है। पार्ट 1 कल पढ़ लिया था। अगर पहले आपने वो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको देख लेना और फिर इसको देख लेना। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।